नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ का आखिरी मोड़। 70 वर्षीय शारदा देवी जी भरी दोपहरी में पसीने से लथपथ कलेक्टर हाउस पहुंचती हैं। बाहर जो चपरासी खड़ा होता है उससे बोलती है कि बेटा, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ। यह सुनते ही वह चपरासी अचंभे में पड़ जाती है, क्योंकि वह किसी भिखारी की तरह दिख रही थी। फटे पुराने मेले कपड़े, उस पर से सर पर कपड़ों की गठरी रखी हुई थी, जिससे साफ साफ नजर आ रहा था कि एक मांगने वाली कोई भिखारिन है। पहले तो चपरासी मना कर देता है कि जाइए यहाँ से, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते जाते रहते हैं। परंतु शारदा जी के ज्यादा आग्रह करने पर वह उन्हें बैठाकर चला जाता है और जाकर अपने सर से बोलता है कि एक बूढ़ी औरत आई है और खुद को आपकी माँ बता रही है। तब कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों गेट पर आकर देखते हैं। जैसे ही कलेक्टर साहब आते हैं, वैसे ही शारदा जी बोल पड़ती है कि बेटा देखो, यह चपरासी मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। यह मान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, इसे बताओ कि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तब कलेक्टर साहब बूढ़ी अम्मा को अपनी माँ मानने से इनकार कर देते हैं। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? यह सुनते ही शारदा जी की आंखें भर आती हैं। अब वह बोलती हैं कि बेटा, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। शायद बुढ़ापे में मेरे देखने की दृष्टि इतनी नहीं रही कि मैं अपने बेटे को भी ना पहचान पाई। शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ। परंतु शारदा जी मन ही मन समझ जाती हैं कि बेटा अब काबिल हो गया है, कामयाब हो गया है, और अपनी कामयाबी की चकाचौंध में उसे अपनी लाचार बेबस बूढ़ी माँ को पहचानने में शर्म आ रही है। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अब कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी वापस घर के अंदर चले जाते हैं और चपरासी भी अपनी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। शारदा जी चपरासी के आगे हाथ जोड़ती हैं और उससे एक चिट्ठी लिखने का आग्रह करती हैं। अब जब वह चपरासी शारदा जी के लिए चिट्ठी लिखने लगता है, शारदा जी बताती रहती हैं और चपरासी लिखता जाता है। जो बातें शारदा जी की चिट्ठी में लिखवाती हैं, उसे सुन चपरासी की आंखें भी नम हो जाती हैं। अब शारदा जी वह चिट्ठी कलेक्टर बाबू को देने के लिए बोल देती है और वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बेटे ने अपनी सगी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें सड़क पर ऐसे ही भटकते हुए छोड़ दिया? और माँ ने बेटे के लिए चिट्ठी में क्या लिखवाया था? आइए जानते हैं। इससे पहले हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रास्ते में जाते हुए शारदा जी उन दिनों को याद करने लगती हैं जब वह शादी करके अपने पति के घर आई थी। उनके पति दामोदर बाबू बहुत ही सरल स्वभाव के सीधे साधे से व्यक्ति थे। शादी के 10 साल तक भी जब कोई संतान न हुई, तो कैसे उन्होंने मंदिर मस्जिद सभी जगह का दरवाजा खटखटाया था, मन्नत मुरादें मांगी थी। तब जाकर उन्हें भगवान ने एक संतान से नवाजा था। शारदा जी और दामोदर बाबू का बेटा रविंदर अब 5 साल का हो चुका था। इसी बीच अचानक दामोदर बाबू की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। कई सालों बाद उनके घर में खुशियां आई थी और फिर से यह हादसा हो गया। शारदा जी के तो जैसे जिंदगी ही उजड़ गई। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और कोई खेती बाड़ी की जमीन भी नहीं थी। उस पर से यह सब हो गया था। अब आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार शारदा जी की मदद कर दिया करते थे, परंतु वह भी कब तक उनकी मदद करते। कुछ दिन बाद यह सब भी बंद हो गया। बेटे की जिम्मेदारी अब शारदा जी के कंधों पर आ गई थी। वह आखिर क्या करती? इसलिए वह लोगों के घर घर जाकर काम करने लगती हैं और जो कुछ भी कोई दे देता उसे लेकर घर आ जाती हैं। समय बीतता गया।
अब शारदा जी ने एक घर से कई घरों में काम करना शुरू कर दिया और अपने बेटे रविंदर का भरण पोषण करने में लग गई। बेटे की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वह जी तोड़कर मेहनत करती। शारदा जी ने अपने बेटे रविंदर का एडमिशन कराया। अब रविंद्र का हाई स्कूल हो चुका था। एक दिन शारदा जी अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए आती हैं। तब रास्ते में रविंदर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आप मुझे स्कूल से मत लेने आया करो। मेरे सारे दोस्त आपकी वजह से मेरा मजाक बनाते हैं कि तेरी माँ कितनी गंदी रहती है और तू नौकरानी का बेटा है। तुम कितने गंदे लोग हो। वह मुझे अपने पास नहीं बैठाते। आपकी वजह से मुझसे सब दूर भागते हैं, मुझे अछूत समझते हैं। यह सुन शारदा जी को बुरा लगता है, परंतु वह चुप हो जाती हैं, यह सोचकर कि अभी रविंद्र छोटा है, उसे मेरे संघर्ष का अंदाजा नहीं। फिर बोलती हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद से ही आ जाया करो। क्योंकि शारदा जी ने अपने बेटे रविंदर का दाखिला एक बड़े स्कूल में कराया था, जहाँ पर उन घरों के बच्चे भी पढ़ा करते थे जिन घरों में वह जाकर झाड़ू पोछे वगैरह का काम किया करती थी। कुछ समय बाद रविंदर की स्कूलिंग पढ़ाई पूरी हो गई। रविंदर पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का बालक था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। अब रविंदर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आगे की पढ़ाई मैं शहर जाकर करना चाहता हूँ, जिससे मैं एक सफल इंसान बन सकूं और आपका नाम रोशन कर सकूं। शारदा जी को भी अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि उनका बच्चा एक दिन जरूर उनका नाम रोशन करेगा और एक बड़ा अफसर बनेगा। तब रविंद्र बोलता है कि माँ, शहर में पढ़ाई करने के लिए खर्चा ज्यादा आएगा। शारदा जी इस पर कहती हैं कि बेटा, तू पैसों की फिक्र छोड़ दे, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगी, तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना। अब रविंदर शहर चला जाता है और अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ वह पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने में लग जाता है और इस सब के साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी दिया करता, क्योंकि वह अपने घर की स्थिति को जानता था। शारदा जी भी जी तोड़कर मेहनत करती हैं और हर महीने रविंद्र के पास 10 से 12,000 रुपये भिजवा दिया करती है। अब रविंद्र का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और वह पीसीएस एग्जाम के लिए फॉर्म भरता है और एग्जाम देता है, परंतु पहली बार में उसका नंबर नहीं आता। दूसरी बार भी उसके हाथ हार ही लगती हैं, परंतु तीसरे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो जाता है। भगवान की कृपा, माँ की दुआओं और रविंद्र की मेहनत से अब सिलेक्शन हो जाता है और वह एक डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। इस बात को वह सबसे पहले अपनी माँ को बताता है। शारदा जी जब यह बात सुनती हैं तो खुशी से फूले नहीं समाती और पूरे गांव में इस बात को बताती फिरती हैं। लेकिन किसी को भी शारदा जी की बात पर यकीन नहीं होता कि यह काम वाली नौकरानी, भला इसका बेटा पिछले 4-5 सालों से इसे छोड़कर भाग गया है और इसे लगता है कि इसका बेटा कलेक्टर बन गया है। बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है। अब सब शारदा जी को पागल कहकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, परंतु शारदा जी को लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रविंदर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए लवासना चला जाता है। लवासना पहुंचने के बाद उसे वहीं पर एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है और वह उसी लड़की प्रियंका से शादी भी कर लेता है। प्रियंका देखने में बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते और अपना दुख दर्द बांटते थे, परंतु रविंद्र ने प्रियंका को यह बात कभी नहीं बताई कि उसकी माँ भी है। उसने हमेशा यही बताया कि वह अनाथ है। अब रविंद्र की कुछ समय बाद एक जिले में पोस्टिंग हो जाती है। शादी करके
वह पत्नी को वहीं पर रखता है। साथ में यह बात वह अपनी माँ को फोन पर बताता है। परंतु जब शारदा जी यह बात सुनती हैं कि बेटे ने शादी कर ली है, उन्हें बहुत दुख होता है कि एक ही तो खुशी थी बेटे की शादी की, क्योंकि शारदा जी ने बेटे की शादी को लेकर कई सपने संजो रखे थे। रविंद्र बोलता है कि माँ, मुझे रहने के लिए एक बड़ा घर भी मिला है और मैं मेरी पत्नी के साथ यहीं पर रहता हूँ। वह अपनी माँ को अपना एड्रेस भी दे देता है। तब शारदा जी बोलती हैं कि बेटा, मुझसे कब मिलने आ रहा है? यहाँ गांव में सब मुझे पागल बोलते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। बहू को मुझसे कब मिला रहा है? मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। कम से कम तू मुझसे यहाँ मिलने तो आ जाया कर। बेटा, मेरी लोग पागल कहकर मजाक बनाते हैं, परंतु रविंद्र अपनी माँ की बातों को सुनकर अनसुना कर देता है। तब रविंद्र कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आपको लेने भी आऊँगा और आपकी बहू से भी मिलवाऊंगा और सबका मुंह बंद कर दूंगा। कहकर वह फोन रख देता है। परंतु ऐसे ही 4 साल और बीत जाते हैं, लेकिन रविंद्र अभी तक अपनी माँ को नहीं लेने जाता। एक दिन अचानक रविंद्र अपनी माँ शारदा जी के पास फोन करता है और बोलता है कि माँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम दादी बन गई हो। तुम्हारी बहू को प्यारा सा पोता हुआ है। अब यह खबर सुनकर शारदा जी खुद को रोक नहीं पाती और वह पोते के लिए कुछ कपड़े, खिलौने और बहू के लिए कुछ मेवे मिष्ठान बनाकर बेटे से मिलने निकल पड़ती है। बेटे रविंद्र को बिना बताए वह वहां पर पहुंच जाती है। रास्ते में उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, परंतु थक हार कर वो कलेक्टर हाउस पहुंच ही जाती है। अब बंगले के बाहर चपरासी खड़ा होता है। जैसे ही शारदा जी गेट के अंदर जाने लगती हैं, तब चपरासी बोलता है, ओ अम्मा, कहाँ अंदर घुसे चली जा रही हो? क्या काम है? किससे मिलना है? यह कलेक्टर हाउस है, यहाँ भिखारी को भीख नहीं मिलती, चलो यहाँ से जाओ। तब शारदा जी बोलती हैं कि बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। मैं कलेक्टर रविंदर की माँ हूँ। यह सुनते ही चपरासी अचंभे में पड़ जाता है कि यह कलेक्टर बाबू की माँ कैसे हो सकती है। शारदा जी भी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। शारदा जी बात बात पर खुद को कलेक्टर की माँ कहती है। चपरासी फिर अंदर जाकर अपने सर से सारी बातें बताता है। तब रविंदर और उसकी पत्नी प्रियंका घर के अंदर से बाहर आते हैं, तो रविंद्र को देखते ही शारदा जी उसके गले लग जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा, देखो, कितनी देर से चपरासी से कह रही हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, पर यह मान ही नहीं रहा। कह रहा है कि आप कलेक्टर बाबू की माँ नहीं हो और मुझे भिखारिन कह रहा है। बेटा, बता दे इसे कि मैं तेरी ही माँ हूँ। तब रविंदर गुस्से में अहंकार के साथ शारदा जी को झटकता हुआ बोलता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। कौन हो आप और यहाँ क्यों आई हो? मुझसे क्या काम है? मैं आपको नहीं जानता। शायद आप गलत जगह पहुंच गई। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। एक साथ ही रविंद्र कई बातें बोल देता है। अपने बेटे रविंद्र के मुंह से यह सब सुन शारदा जी सन्न रह जाती हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। फिर वह रोंदे गले से बोलती हैं कि बेटा, मुझे माफ करना। शायद मेरी गलती की वजह से मैं यहाँ पहुँच गई। बुढ़ापे में अब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। यह बात तुमने ठीक कही। यह सुनते ही रविंद्र अपनी पत्नी को लेकर अंदर चला जाता है। बोलता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग परेशान करने के लिए। एक तो वैसे ही बहुत काम रहता है हमें। शारदा जी समझ चुकी थी कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। कामयाबी की चकाचौंध में उसे अपनी बूढ़ी माँ का दर्द भी नहीं दिख रहा। अब चपरासी भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। शारदा जी बेटे की बातों को सुनकर रोने लग जाती हैं। फिर खुद को संभालते हुए चपरासी से एक चिट्ठी लिखने के लिए आग्रह करती हैं। शारदा जी के इतना आग्रह करने पर चपरासी शारदा जी की चिट्ठी लिख देता है। तब शारदा जी बोलती हैं
कि बेटा, यह चिट्ठी अपने कलेक्टर साहब को चुपके से दे देना। कह देना कि माँ जहाँ से आई थी वहीं पर चली गई है। यह बातें सुनकर चपरासी हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। कुछ समय बाद रविंद्र अपने ऑफिस के लिए जाने लगता है तो चपरासी से पूछता है कि वह जो अम्मा आई थी अब वह कहाँ गई। तब चपरासी उन्हें वह चिट्ठी देता हुआ बोलता है कि अम्मा जहाँ से आई थी वहीं पर चली गई है। अब रविंद्र वह चिट्ठी अपनी जेब में रख लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। परंतु जब वह रात में घर आता है तो कपड़े चेंज करते हुए वह चिट्ठी उसकी जेब से निकलकर फर्श पर गिर जाती है, जो कि उसकी पत्नी प्रियंका के हाथ लग जाती है। प्रियंका चिट्ठी पढ़ने लगती है और रविंद्र खड़ा देखता रहता है। रविंद्र सकपका जाता है। अब पत्नी को सारी बातें पता चल जाएगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद प्रियंका की आंखें भर आती हैं। वह गुस्से में आक्रोश से रविंद्र की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि तुम कितने गिरे हुए घटिया इंसान हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने संघर्ष करके मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया, और अकेली औरत अपने बच्चों को किस तरह से पालती है यह सब जानते हैं, पर तुम उनके बेटे होकर भी यह न समझ पाए। तुमने उनके एहसानों का यह सिला दिया। तब रविंद्र कहता है, प्रियंका, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में ही सही, मैंने तुम्हें माँ के बारे में पहले कुछ बताया नहीं, और उस दिन अचानक माँ जब सामने से आ गई तो मैं उन्हें माँ मानने से इनकार कर दिया। पर वह मेरी ही माँ है। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कहते हुए रविंद्र का गला भर आता है और वो रविंद्र फूट फूट कर रोने लगता है। रविंद्र, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बना दिया, और जब तुम लायक बन गए तो तुमने नालायक बनकर उन्हें छोड़ दिया। धिक्कार है मुझे तुम पर। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि तुम मेरे पति हो। रविंद्र को अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। वह प्रियंका से माफी मांगने लगता है और प्रियंका के समझने पर वह महसूस करता है कि उसने जाने अनजाने में भी सही, परंतु अपनी माँ के साथ बहुत भेदभाव किया। उनके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वह फैसला करता है कि वह सुबह जाकर ही अपनी माँ को अपने पास ले आएगा, उनसे माफी मांगेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शारदा जी ने उस चिट्ठी में क्या लिखवाया था। तो उसे चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, मैंने जो तेरे लिए किया वह हर माँ करती है, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि तेरे पिताजी तुझे छोड़ गए थे जब तू 5 साल का था। पर मैंने तुझे फिर भी बड़ी कठिनाइयों से पाला, तुझे इस काबिल बना दिया, इतना बड़ा आदमी बना दिया कि तुझे मुझे माँ कहने में भी शर्म आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तू अब बड़ा आदमी बन गया है। तू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश रहे। मैं दुआ करती हूँ कि तेरा बेटा बड़ा होकर तुझे पहचानने से इनकार न कर दे। यह सारी बातें चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब सुबह सवेरे ही रविंद्र उठकर अपने गांव पहुंचता है। गांव में सभी लोग रविंद्र और उसकी पत्नी को निहारने लगते हैं। रविंद्र जाता है, देखता है तो शारदा जी चारपाई पर लेटी हुई थी। बेटे को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उठकर बैठ गई। रविंद्र अपराध बोध सा अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपका गुनहगार हूँ माँ। मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, पर खुद से अलग मत कीजिए। कहकर रविंद्र फूट फूट कर रोने लगा। रविंद्र की पत्नी प्रियंका भी अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है कि माँ जी, इनसे जो गलती हो गई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। अपने बेटे, बहू और पोते का मुंह देखकर शारदा जी फूले नहीं समाती। आखिर माँ तो माँ ही होती है। वह अपने बेटे बहू को माफ कर देती है और बेटे के गले लगकर खूब रोती है। फिर खुद को संभालती है
और पोते को गोद में उठाकर घर से बाहर निकलती हैं और मोहल्ले भर में जाकर चिल्लाती हैं कि देखो, मेरा बेटा मुझे लेने आया है, मेरा पोता भी है और बहू भी है। देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा बेटा कलेक्टर है। कहकर शारदा जी फूट फूट कर रोती हैं। रविंद्र अपनी माँ को चुप कराता है। इसके बाद रविंद्र अपने बीवी बच्चे और माँ को लेकर शहर आ जाता है और उनकी खूब देखभाल करता है। रविंद्र की पत्नी प्रियंका भी अपनी सास का सम्मान करती है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। शारदा जी बेटे, बहू और पोते का प्यार पाकर धन्य हो जाती हैं। आखिर जिंदगी की इस आखिरी मोड़ पर उन्हें वह खुशी मिल ही गई थी जिसके लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया था। दोस्तों, माँ माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं। दोस्तों, रविंदर और उसकी पत्नी प्रियंका को लेकर आपकी क्या राय है? शारदा जी ने अपने बेटे बहू को माफ कर सही किया कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।